हेलो दोस्तों, मैं सूरज सिंह आपके लिए हिंदी का क्लास लेकर आया हूँ। जैसा कि मैंने आपको पिछले दिनों में वादा किया था कि यूपीपी के लिए आपको हिंदी का क्लास मैं लेकर आऊँगा ऑनलाइन, जो कि सृजी ज्ञान सेंटर। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको आज से इस चैनल पे हिंदी का एक एक टॉपिक आपको शॉर्ट वीडियो के रूप में मिलेगा, जो कि यूपीपी को आपको हेल्प करेगा। तो हम आपको इंट्रोडक्शन यानी कि पहली क्लास में जब मैं लेके आया था तो आपको बता दिया था कि जो हमको हिंदी पढ़ाने वाले हैं यूपीपी के लिए। और जैसा कि आपने देखा था कि हमने जो जानकारी दी थी उसमें ये जानकारी थी कि हम जो हिंदी के क्वेश्चंस हम देखते हैं यूपीपी में, वो 37 से 38 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं। अब ये हिंदी के क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैं वादा करता हूं कि यहाँ से कम आपको 36 क्वेश्चंस तो यहाँ से मैं करा दूंगा। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, अभी टाइम हमारे पास है और हम एक एक टॉपिक बड़े ही आराम से जो है करेंगे। तो न कि हम आपको देखते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ हिंदी। अब देखें यहाँ पे हिंदी पहला ही चैप्टर रहेगा आपका, जो कि हिंदी का कह सकते हैं एक तरीके से मूल है, यानी बेसिक। सबसे पहले हम देखेंगे कि हिंदी का सबसे बेसिक लेके चलेंगे। उसमें हमारा पहला चैप्टर रहेगा वर्णमाला। वर्णमाला ये अगर आप समझ गए, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पहला ही चैप्टर है। वर्णमाला विराम चिन्ह के बाद हम अलग अलग चैप्टर से देखेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा चैप्टर है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की जो संख्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हम वर्णमाला देखेंगे। और वर्णमाला जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे दो शब्द है, एक है वर्ण और एक है माला, यानी कि दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है वर्ण, दूसरा शब्द है माला। अब वर्ण माला दोनों में क्या अंतर है? हमने देखा कि माला, माला का अर्थ होता है समूह, वो चाहे किसी भी चीज का माला हो। जैसे आपने फूलों का माला देखा है, तो फूलों में क्या होता है कि फूलों को एक व्यवस्थित समूह से हम सजाते हैं तो उसे कहते हैं फूलों का माला। जब हम नोटों को व्यवस्थित समूह सजाते हैं तो उसे कहते हैं नोटों का माला। आपने देखा होगा कि शादी विवाह में 10-10, 20-20 के नीचे आपके 2000 के नोट होते हैं, तो वो नोट एक व्यवस्थित क्रम में होते हैं। इसी तरीके से फूल होते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि माला का अर्थ होता है समूह और एक व्यवस्थित समूह होता है। और अगर हम वर्ण की बात करें, यहाँ पे आपको दो बात ध्यान रखना है। एक होता है वर्ण, वर्ण या ध्वनि, यानी कह सकते हैं कि चाहे आप वर्ण कहे चाहे ध्वनि। अब ये वर्ण और ध्वनि क्या होती है, यहाँ पे कह सकते हैं हिंदी भाषा की सबसे छोटी, सबसे सूक्ष्मतम, ये भी कह सकते हैं सबसे सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण या ध्वनि। यानी सबसे छोटी स्मॉल यूनिट, हिंदी लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण या ध्वनि। आप कहेंगे सर जब वर्ण और ध्वनि एक ही चीज है तो इसमें अंतर क्या है? अंतर इसमें से थोड़ी सी ये है, कह सकते हो कि जो ध्वनि है, सबसे पहले भाषाओं में ध्वनि का विकास हुआ। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मानव ने बोलना सीखा, तब लिखना सीखा, तब पढ़ना सीखा। तो सबसे पहले जब ध्वनि आई, तो जब हमें दूर कहीं बात करना होता था तो हम अपनी बात पहुंचा नहीं पाते थे, तो ऐसा आवश्यकता फील हुआ कि जो ये ध्वनि है, क्यों ना इसको एक चिन्ह दे दिया जाए, एक निशान दे दिया जाए कि इस ध्वनि को इस चिन्ह से हम संकेत करेंगे। तो आगे चलकर फिर वर्ण का विकास हुआ और दोनों ही हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। कह सकते हैं कि ध्वनि और वर्ण में बस इतना ही अंतर है कि ध्वनियों को हम सुनते हैं और सुनी हुई ध्वनि को जब हम लिख देते हैं तो वो क्या बन जाता है, आपका वर्ण बन जाता है। मैंने कहा कि जब हम ध्वनियों को सुनते हैं तो उसको क्या कहेंगे, ध्वनि। और जब इसी सुनी हुई ध्वनि को जब हम अपने वर्णों के माध्यम से लिख देते हैं तो वो क्या कहलाता है, वर्ण। तो यही है वर्ण और ध्वनि। अब हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी, सबसे सूक्ष्मतम इकाई को अगर हम वर्ण या ध्वनि कह रहे हैं, और माला क्या होता है, किसी का भी समूह हो, समूह को ही हम क्या कहते हैं, माला कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्णमाला का परिभाषा, चूंकि यूपीपी में आपको वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे, तो वर्णमाला के लिए हम क्या कह सकते हैं कि वर्णों वर्णों के व्यवस्थित, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। आपको गलती ये नहीं करना है कि वर्णों के समूह, यहां पे व्यवस्थित शब्द लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर वर्ण व्यवस्थित क्रम में नहीं रहेंगे तो शब्द का जो है निर्माण, सार्थक शब्द बन नहीं पाएंगे। इसलिए हमने कहा कि जैसे माला भी आपने देखा होगा, तो क्या माला में ऐसा होता है कि फूलों की जगह पे कुछ और भी लगाए जा रहे हो?
फूलों का एक व्यवस्थित समूह जो होता है उसे फूलों का माला, नोटों का व्यवस्थित समूह हो तो उसे नोटों का माला, और अगर वर्णों का व्यवस्थित समूह हो तो उसे कहते हैं वर्णमाला। तो आपको एक लाइन में इसकी परिभाषा ध्यान रखनी है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं वर्णमाला, और वर्ण और ध्वनि को क्या कहते हैं। और चूंकि वर्णमाला तो आप देख रहे हैं दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण और माला। माला का अर्थ है समूह, वर्ण का मतलब है कि वर्ण या ध्वनि दोनों को एक ही नाम है, एक ही है, कभी भी आपको अलग नहीं करना। बस अंतर इतना सा ही है कि हम ध्वनियों को सुनते हैं, वर्णों को जब सुनी हुई ध्वनि को लिख देते हैं तो वही क्या बन जाता है आपका वर्ण। अब वर्ण क्या होता है कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी, सूक्ष्मतम और लघुत्तम तीनों एक ही शब्द है। छोटी, सबसे छोटी स्मॉल यूनिट हो, सूक्ष्मतम हो, लघुत्तम हो, उसको क्या कहते हैं, आपको वर्ण कहते हैं। अब वर्णों को आपको यह ध्यान रखना है कि वर्ण होते क्या हैं। जैसे हमने कहा कि राम कोई शब्द है, और ये क्या है आपका, मैंने कहा ना राम क्या है, एक शब्द है। अब ये शब्द है, अगर मैं अक्षरों की बात करूं तो यहाँ पे दो अक्षर है, एक है रा और एक है म। ये क्या है, आपके अक्षर है। अब हमने कहा कि इसमें वर्णों की बात करते हैं तो वर्ण कैसे निकलते हैं, जब हम व्यंजन से स्वर को अलग कर देते हैं तब वर्ण बनता है। जैसे ये आपका र क्या है, व्यंजन है, इसमें स्वर कौन सा लगा है, आ स्वर लगा है, बड़ा आ, और यहाँ पे हलंत लग जाएगा। जब हम व्यंजन से स्वर को अलग करते हैं तो यहाँ पे हलंत लगता है। हलंत का मतलब क्या है कि ये अब पूर्ण हो गया है, व्यंजन क्या है, पूर्ण है, और जिस भी चीज में हलंत लगता है वो आधा माना जाता है। और इस र से जब हमने आ को निकाला, और यहाँ पे म में कौन सा स्वर लगा हुआ है, अ लगा हुआ है, यहाँ भी हलंत लगेगा। यानी जब हम व्यंजन से स्वर को अलग करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि ये व्यंजन अधूरा हो जाता है। जैसे आपने एक देखा होगा कि जो मिट्टी शब्द होता है हम दो तरीके से लिखते हैं, एक मिट्टी ऐसे भी लिखते हैं और एक मिट्टी हम ऐसे भी लिखते हैं। ये जो हलंत लगा है ये आधे ट को दर्शाता है, और इसका मतलब ये होता है कि इस ट में कोई भी स्वर नहीं है। यानी इस स्वर में क्या है, इस व्यंजन में कोई भी स्वर नहीं है, यानी यहाँ पे कोई स्वर नहीं है, इसलिए क्या है, अधूरा है। जैसे हमने लिख दिया मान लीजिए न, अब न में कौन सा स्वर है, हमने कहा न और प्लस अ। अगर इसी क को हम ये अ को अलग कर दिया तो ये न क्या हो गया आपका अधूरा। तो चाहे आप न को ऐसे लिखें और चाहे आप न को ऐसे लिखें, दोनों ही बात सही है, क्योंकि ये भी आधा को दिखाता है, ये भी आधा को दिखाता है। अगर आपको आधे को पूरा करके लिखना है, जैसे आधे क को अगर आपको पूरा लिखना है तो पूरा क लिख के हलंत लगा देंगे तो भी ये क्या माना जाएगा, आधा ही क माना जाएगा। और यही क्या होता है आपका वर्ण या ध्वनि होता है। इसी को क्या कहते हैं, वर्ण या ध्वनि। यानी कह सकते हैं कि वर्ण और ध्वनि से मिलकर बना आपका अक्षर, अक्षर से मिलकर बना आपका शब्द, यानी यही है हिंदी भाषा की सबसे छोटी। अब इसके आगे हम तोड़ नहीं सकते। जैसे इंग्लिश में आपने देखा होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे स्मॉल यूनिट इंग्लिश की होती है ए बी सी डी। उसमें कितने होते हैं, 26 लेटर होते हैं, जिसे हम अल्फाबेट कहते हैं। तो वहां पे जो ए बी सी डी होती है हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे मान लीजिए एस यू एन कोई है, वहां पे इसको क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। अब इसको अगर हमने पूछा कितने लेटर है तो आपने बताया यस है सर, यू है और यन है, इससे मिल करके ये वर्ड बना है। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, राम एक शब्द है, और राम एक शब्द है तो राम में कितने अक्षर है, रा और म, और इसमें आपके वर्ण कितने हैं। यहाँ पे जब आप व्यंजन से स्वर को अलग कर देते हैं तो क्या बन जाता है, आपका वर्ण बन जाता है। अब इसके बाद आपको यह ध्यान रखना है कि जैसे कि हमने बताया कि हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में कितने होते हैं, 26 लेटर होते हैं, तो ऐसे ही हिंदी में जो वर्ण होते हैं, यानी वर्णों की जो संख्या होती है टोटल कितनी होती है, आपके 52 होती है। टोटल कितने वर्ण होते हैं, 52। अब 52 में अगर हम कहें कि वर्ण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका स्वर और एक होता है आपका व्यंजन। यानी दो प्रकार में बांटा गया। अगर पूछा आपको एग्जाम में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका स्वर, एक होता है व्यंजन। और स्वर को हम संस्कृत में कहते हैं अच, और व्यंजन को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, हल। यानी दोनों नाम याद रखना जरूरी है कि स्वर को हम अच भी कहते हैं और व्यंजन को हम हल भी कहते हैं। और यहाँ पे वर्णों की संख्या कितनी है, 52। हमने कहा स्वर कितने होते हैं, आपने कहा 11 होते हैं सर। व्यंजन कितने होते हैं, 41 होते हैं, क्योंकि 52 से 11 घटे तो कितने बचे, 41। ये आपके टोटल व्यंजन होते हैं। लेकिन अगर कभी आपसे पूछ ले कि मूल व्यंजन कितने होते हैं, मूल व्यंजन
जैसे आपने स्वर में भी आपको पढ़ाया जाएगा कि स्वर मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, दीर्घ है ना, उसमें भी कई प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका दीर्घ स्वर, एक होता है आपका ह्रस्व स्वर, तो उसमें भी मूल स्वर भी होते हैं। तो व्यंजन में अगर आपसे पूछ लिया कि मूल व्यंजन कितने होते हैं, तो ये आपके 33 होते हैं, 33, यानी 33 मूल व्यंजन होते हैं, कुल व्यंजन होते हैं 41, और स्वरों की संख्या कितनी है, 11। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि स्वर क्या होता है, स्वर क्या होता है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि स्वर जो होता है वो स्वतंत्र होता है, यानी कि जिन वर्णों का, क्योंकि हम वर्ण पढ़ रहे हैं, तो जिन वर्णों का उच्चारण, उच्चारण का मतलब होता है बोलना, यानी कि जिन वर्णों को बोलते समय किसी प्रकार का अवरोध ना हो, किसी प्रकार का रुकावट ना हो, तो ऐसे हम वर्णों को क्या कहते हैं, स्वर। अब आप बताइए कि जब किसी को बोलने समय कोई अवरोध नहीं होगा, कोई रुकावट नहीं होगी, तो ऐसे वर्णों को हम क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे। और ऐसे वर्ण होंगे कैसे, जैसे किसी भी चीज से अगर आप रुकावट, अवरोध, जितने भी ऑब्जेक्शन जब आप हटा देंगे तो वो स्वतंत्र हो जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र अवस्था में जो विद्यमान हो उसी को क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। यानी कि स्वतंत्र होते हैं स्वर, और व्यंजन क्या होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं, क्योंकि व्यंजन के साथ स्वर लगा होता है। जब हम बोलते हैं तो व्यंजन और स्वर दोनों को बोलते हैं। आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा मूल रूप से आपको बता दें कि जो स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक होता है अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ए, यानी इसको हम कहते हैं ए और ऐ। बड़ा ए है, इसके बाद आपका हो जाएगा ओ, और क्या हो जाएगा ओ, और एक होता है आपका री। आपको ये ध्यान रखना है कि जो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल स्वर कितने हो गए, 11। अब 11 स्वर हैं, यानी ये स्वरों की संख्या है, स्वरों की संख्या है। नंबर ऑफ स्वर कितने हैं, 11। अब आप कह सकते हैं कि आपने सुना होगा कि मात्राएं भी होती हैं। अब ये मात्राएं कितनी होती हैं, तो 10 होती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब स्वर 11 हैं और मात्राएं 10 हैं, तो कोई एक ऐसा स्वर होगा जिसकी कोई मात्रा नहीं होगी। आपको हम दिखाते हैं कि इसकी मात्रा होती है आ, इसकी होती है छोटी ई, इसका होता है बड़ा, इसका होता है छोटा, ये है बड़ा, ये है ए, ये है ए, ये है ओ। हमें पता है, जानकारी आपको है, पर फिर भी आपको जानना भी जरूरी है। देखिए ओ, और ये क्या है री, री को हम ऐसे लिखते हैं, यानी ये आपका अ बच गया, यानी इसकी मात्रा क्या होती है, नहीं होती है। यहाँ पे कई प्रश्न बन सकते हैं कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, 11। हिंदी में मात्राओं की संख्या कितनी है, 10। अगर पूछ ले किस स्वर की अपनी कोई मात्रा नहीं है, तो वो कौन सा हो जाएगा, अ का कोई मात्रा नहीं लगता। जैसे मैंने लिख दिया क, तो क के साथ लगा है क प्लस अ, यानी कोई मात्रा नहीं है। लेकिन अगर हम यही का कर दें तो ये हो जाएगा क और प्लस आ, यहाँ पे तो आपका क्या मिल गया, आ की मात्रा लग गई। यानी मात्राएं किसके साथ लगती हैं, स्वर के साथ। यानी स्वर को ही देखकर हम बताते हैं कि इसमें कौन सी मात्रा लगी है। और यही जो स्वर होते हैं ये व्यंजन के साथ लगे होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, पहला कि हिंदी में वर्ण कितने होते हैं, टोटल 52। अगर हम पूछे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन होता है। स्वर को अच भी कहते हैं, व्यंजन को हल भी कहते हैं। स्वर कितने होते हैं, 11, व्यंजन कितने होते हैं, 41, और मूल व्यंजन कितने होते हैं आपके, 33 होते हैं। स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। और आपको मैंने बताया अभी इस पिछले क्लास में आपने देखा होगा कि ये जो है वर्णमाला, जो है वर्णमाला क्या होता है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण और माला। वर्ण का अर्थ क्या होता है, वर्ण को हम ध्वनि भी कहते हैं, वर्ण और ध्वनि। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि जो वर्ण और ध्वनि है, तो वो क्या है कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी सूक्ष्मतम इकाई को वर्ण और ध्वनि कहते हैं। और इन्हीं वर्णों और ध्वनियों से मिलकर बनता है अक्षर, अक्षरों से मिलकर बनता है शब्द। राम एक शब्द है, आपको पता होना चाहिए। इसके साथ आपने ध्यान रखना है कि वर्णमाला क्या होता है, कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। कभी आपको ऑप्शन में यह मिल जाए कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए अगला हमको देखना है कि स्वर जो होते हैं, स्वर,
स्वर के प्रकार कितने होते हैं? स्वर के तो अगर देखेंगे तो आप कई प्रकार में होते हैं। जैसे स्वर को मुखाकृति के आधार पर, उसके उच्चारण के आधार पर कई वर्गों में डिवाइड किया गया है। लेकिन मुख्य रूप से स्वर जो है वो दो प्रकार के होते हैं, और आपको ध्यान रखना है कि वो दो प्रकार कौन कौन से हैं। एक होता है आपका ह्रस्व स्वर और एक होता है आपका दीर्घ स्वर। अब ये दीर्घ स्वर जो है और ह्रस्व स्वर, इसके अन्य नाम कौन कौन से? इसको हम मूल स्वर भी कहते हैं, और इसको हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, और इसको हम लघु स्वर भी कहते हैं। यानी अगर आप सिर्फ ह्रस्व स्वर नाम याद करके जाते हैं तो आप धोखा खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया लघु स्वर कौन से हैं और आपने ह्रस्व स्वर याद किया है, ये चारों नाम आपको याद होना जरूरी है कि ह्रस्व स्वर को मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर, लघु स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर को आप ध्यान दीजिए, जब ये लघु स्वर है तो दीर्घ स्वर को हम क्या कहते हैं? गुरु स्वर। और आपको ध्यान रखना है कि ये एक मात्रिक स्वर है, इसको क्या कहते हैं? दो मात्रिक स्वर कहते हैं। और इसके साथ साथ इसे हम संधि स्वर भी कहते हैं, यानी कि ये इसके नाम हैं। अगर आपसे पूछ ले कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। यानी 7 और 4 मिला के कितने हो गए स्वर आपके? टोटल 11 हो गए। यानी कि स्वर टोटल है 11, जिसमें से दो मुख्य प्रकारों में डिवाइड किया गया है। और ये जो दो मुख्य प्रकार हैं, जिसमें आपका ह्रस्व स्वर, उसका अन्य नाम है मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर, लघु स्वर। यहाँ पे है दीर्घ स्वर, ये आपका पहला टाइप है और ये आपका दूसरा टाइप है। तो इसमें आपने जब देखा कि दीर्घ स्वर, तो ये गुरु स्वर, दो मात्रिक स्वर, संधि स्वर भी कहते हैं। अब इसके नाम में ही इसका परिभाषा छुपा हुआ है। अगर हमने कहा कि ह्रस्व स्वर, तो ह्रस्व स्वर को आपको इस तरीके से परिभाषित करना है कि ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे कहते हैं ह्रस्व स्वर। यानी जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, ऐसे स्वरों को क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है? ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे उसे कहते हैं दीर्घ स्वर। अब दो मात्रा और एक मात्रा क्या होता है, इसको समझना है। अब एक मात्रिक स्वर यानी ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो चार होते हैं कौन कौन से होते हैं? अ होते हैं, ई होते हैं, उ होते हैं और री होते हैं। और यहाँ पे जो होते हैं वो आ होते हैं, बड़ी ई और बड़ा उ, ए, और यहाँ पे आपका ए, ओ और औ होता है। यानी देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 ये होते हैं, और 1 2 3 4 ये होते हैं। 7 और 4 मिला के कितने हो गए? 11। अब ये एक मात्रिक दो मात्रिक का क्या कंसेप्ट है? अब ये आपके जैसे 4 हो गए, ये 7 हो गए, ये एक मात्रिक का मतलब है इसमें एक मात्रा है, इसमें भी एक मात्रा है, इसमें भी एक मात्रा है, इसमें भी एक मात्रा है। लेकिन जब यहीं पे आपको ध्यान रखना है कि अ और अ मिलता है तो आपका क्या हो जाता है? आ हो जाता है। और हमने कहा कि ये जो अ है वो क्या है? एक मात्रिक है, तो ये एक मात्रिक हो गया। हमने कहा कि ये अ क्या है? एक मात्रिक है, तो ये एक मात्रिक हो गया। यानी एक मात्रिक मिलके ये क्या बना दिया? दो मात्रिक बना दिया। अब जैसे बड़ी ई है तो हमने कहा कि ये दीर्घ स्वर है और ये दो मात्रिक है। तो जब ये दो मात्रिक है तो हमने बताया कि छोटी ई और ये छोटी ई मिलकर के ही बड़ी ई होती है। तो ये एक मात्रिक अगर है तो ये भी एक मात्रिक मिलकर के क्या हो गया? ये दो मात्रिक बन गया। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ये दो मात्रिक है और ये एक मात्रिक है। तो यहाँ पे ह्रस्व स्वर जो होता है, इसके जो आपको परिभाषा देना है वो यही देना है कि जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। और जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। अब एक मात्रा का समय लगता है, यहाँ पे एक मात्रा का समय लग रहा है, यहाँ पे दो मात्रा का समय लग रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगे उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। और जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के दोगुने का समय लगे, तो ह्रस्व स्वर का दोगुना क्या है? ह्रस्व स्वर क्या है? एक है, एक का दोगुना यानी दो मात्रा का समय लगे। परिभाषा मॉडिफाई कर देगा, बदल देगा कि जिस स्वर के उच्चारण में सबसे कम समय लगे उसे क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर। और जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर के दोगुने का समय लगे उसे क्या कहेंगे? दो मात्रिक, वो क्या हो जाएगा? आपका दीर्घ स्वर। तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो है वो क्या हो जाएगा? देखिए, अब यहाँ पे जब ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर हो गया तो एक स्वर आपका और होता है प्लुत स्वर।
प्लुत स्वर क्या होता है, हालांकि इसका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। और प्लुत स्वर क्या होता है, जब हम किसी को संबोधित करने में, बुलाने में, पुकारने में, संगीत में, खासकर इसका प्रयोग, इस स्वर का प्रयोग हम संस्कृत में ज्यादातर करते हैं। हिंदी में आपको पुलिस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि प्लुत स्वर जो होता है वो प्लुत स्वर, तो ये प्लुत स्वर क्या होता है, तीन मात्रिक होता है, यानी इसमें तीन मात्रा का समय लगता है। यानी प्लुत स्वर के उच्चारण में कह सकते हैं कि तीन मात्रा का समय लगता है, यानी ऐसे स्वरों को बोलते समय तीन मात्रा का समय लगता है। और इसका एक एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, ओम। ओम जो शब्द है वो तीन मात्रिक है। और ये एग्जाम्पल में आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका तीन मात्रिक स्वर है, या ये कहता है कि कौन सा प्लुत स्वर है, तो आपका जो ओम वर्ड है, ओम शब्द है, वो क्या हो जाएगा, आपका प्लुत स्वर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको हम दिखाते हैं कि इसके जो नाम होते हैं, बोलने के जो तरीके होते हैं, वो कैसे बोला जाता है। देखिए, अब हमको ये आपको दिखाना है कि स्वरों का स्वरों का उच्चारण, उच्चारण का अर्थ होता है बोलना, स्वरों का उच्चारण स्थान। अब ये क्या होता है, स्वरों का उच्चारण स्थान क्या है, हमने बताया कि स्वर होते हैं 11, और उन 11 स्वरों को हम मुख से बोलते हैं। आपको पता है बोलते समय वायु की आवश्यकता पड़ती है, और इसी वायु के माध्यम से हम ध्वनियों को बोलते हैं। तो जब हम वायु को निकालते हैं तो मुख के विभिन्न भागों से होकर के बोला जाता है, जिसमें आपका होता है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालु, दंत, मूर्धा, ओष्ठ, आपको ये ध्यान रखना है। और कंठ क्या होता है आपको मैं यहीं पे बता देता हूं कि कंठ जो होता है, आपने नीलकंठ नाम सुना होगा। नीलकंठ शंकर भगवान को कहते हैं, और उन्होंने देखा होगा उनका कंठ होता है नीला। तो यहाँ पे जो होता है इसको कहते हैं कंठ, और यहाँ पे जो होता है उसको कहते हैं तालु। और जीभ के जो ऊपर आप देखेंगे छतरी जैसा आकार होता है, उसे क्या कहते हैं, मूर्धा। और दंत, आपको पता है कि दंत के मसूड़े वाले भाग को क्या कहते हैं, दंत। और इस लिप्स को क्या कहते हैं, यानी होठ को क्या कहते हैं, ओष्ठ। तो हमको ये देखना है कि जो हमारे पास स्वर हैं, जैसे 11 स्वर हैं, तो पहले हम देखेंगे समूह वाले स्वर कौन, जैसे अ, आ। दूसरा कौन सा है, ई और ई, यानी कि छोटी ई, बड़ी ई। इसके बाद छोटा ऊ, और क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। इसके बाद आपने देखा ये क्या है, री। ये हमने देखा छोटा ए और बड़ा ए, इसे हम ए आई भी कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, ओ और औ हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, और ये कितना हो जाएगा, 11। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, और 1, 11। 11 स्वरों का जो उच्चारण स्थान है, मुख के किस किस भागों से है, ये आपको ध्यान रखना है। यही हम आपको बताना चाह रहे हैं कि स्वरों का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है। तो हम अ और आ को कंठ, इसको कहते हैं कंठ, लेकिन शॉर्ट में इसको हम कहते हैं कंठ। अब ये ई को कहाँ से बोलते हैं, इसको कहते हैं तालव्य से, लेकिन शॉर्ट में क्या कहते हैं, तालु। अब यहाँ पे ऊ क्या है, इसको कहते हैं ओष्ठ, यानी ये ओष्ठ से बोले जाते हैं, तो शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं, ओष्ठ। अब यहाँ पे री क्या है, इसको कहते हैं मूर्धन्य। मूर्धन्य का मतलब शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं, तो इसको शॉर्ट में कहते हैं मूर्धा। ये क्या होता है, इसको कहते हैं कंठ तालव्य। कंठ तालव्य क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ साइड में हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो ए और ए है वो बनता है अ और ई से। और ये जो आपका अ है, अगर हम यहाँ पे अ को कंठ कह रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, कंठ। और हमने कहा जब ई को हम तालव्य से बोलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तालव्य। तो इसको मिला करके आपका क्या बन गया, कंठ तालव्य। क्लियर है। अब ये जो कंठ तालव्य बन गया, तो हमने कहा कि जो अ को हम कहाँ से बोलते हैं, यहाँ से। अ को कहाँ से बोलते हैं, कंठ से। आ को कहाँ से बोलते हैं, कंठ से। अब जब आ को कंठ से बोलते हैं, और ये छोटा ए बड़ा ए जो है वो किससे मिलकर बना है, अ और ई से। तो अ को हम कंठ से बोलेंगे, ई को हम तालव्य यानी तालु से बोलेंगे, तो दोनों को मिलाकर बोल रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, कंठ तालव्य। तो इसको हम कह सकते हैं कि कंठ प्लस तालु से मिलकर बना है, इसलिए इसको कहते हैं कंठ तालव्य। ठीक है। अब ये ओ और औ के बारे में देखते हैं। ये जो ओ और औ है, ये अ और ऊ से मिलकर बना है, और ये अ क्या होता है, कंठ,
और ये जो ऊ होता है ये क्या होता है, ओष्ठ से बोलते हैं। आप देख रहे हैं कि ऊ को हम कहाँ से बोल रहे हैं, ओष्ठ से। तो यहाँ पे जो ये ओ है वो और ऊ से जब मिलकर बना तो ये क्या हो गया, अकंठ, और ये क्या हो गया, ओष्ठ। तो दोनों को मिला करके क्या हो जाता है, कंठोष्ठ। क्या हो जाता है, कंठोष्ठ। अब आपको ये याद करना होता है, आ कहाँ से बोलते हैं, कंठ से। यानी कि जो स्वर है और आ है उसको हम कहाँ से बोलेंगे, कंठ से। लेकिन जो ई है और बड़ी ई, छोटी ई बड़ी ई को कहाँ से बोलते हैं, तालु। तालु मतलब यहाँ आपके होता है, इसको क्या कहते हैं, तालु। ऊ को कहाँ से बोलते हैं, ओष्ठ। आप खुद देख रहे हैं ऊ, यानी इसको कहाँ से बोलते हैं, ओष्ठ से। री क्या होता है, मूर्धन यानी मूर्धा से बोलते हैं। ए को कहाँ से बोलते हैं, कंठ तालब, यानी कंठ से भी बोलते हैं, तालब से भी बोलते हैं। और ओ क्या है, कंठोष्ठ है, यानी इसको हम कंठ से भी बोलते हैं, ओष्ठ से, यानी दोनों को मिलाकर बोलते हैं। यानी जब ओ और ओ का उच्चारण करते हैं तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि कंठ का भी योगदान होता है और ओष्ठ का भी योगदान होता है, इसलिए इसको कहते हैं कंठोष्ठ। एक आपका होता है अंग अह, आपने देखा होगा, हालांकि ये स्वर में नहीं आता। इसको हम लोग कहते हैं अयोग वाहक। क्या कहते हैं, अयोग वाहक। इसको हम लोग अयोग वाहक कहते हैं, अंग अह। ठीक है, अब यहाँ तक हमने आपको स्वर को बताया है। अब नेक्स्ट जो है टॉपिक आपका हम लेकर आएंगे स्वर के आगे का जो भी रहेगा पार्ट्स। अब इसमें हम लोगों को अभी देखना है, ये तो स्वर का उच्चारण स्थान था। अभी हम लोगों को मुखाकृति के आधार पर देखना है, जीवा के आधार पर देखना है, और आपको जो है ओष्ठाकृति के आधार पर देखना है स्वरों के प्रकार। तो कल की भी क्लास तो जो है बेस्ड रहेगा आपका स्वर पे ही। कल हम लोग स्वर कंप्लीट करके व्यंजन पे आपका क्लास शुरू करेंगे। तो यहाँ से आप लोगों को ध्यान रखना है, क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और सबको जो है शेयर कर दीजिए, क्योंकि यूपीपी के लिए हिंदी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। स्कोरिंग सब्जेक्ट का कहने का सेंस ये है कि आपको पता है कि 37 से 38 क्वेश्चन हिंदी रहता है, वो आप अगर 36 क्वेश्चन कर गए समझ लीजिए आप महारत हैं। इसके बाद 55 से जो 60 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का रहता है, इसमें आप कम से कम 55 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन रीजनिंग में कर लीजिए। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट, इतना आपको करना ही पड़ेगा, तब जाके आपको सिलेक्शन होगा। और आपको हम वादा करते हैं, आप इस चैनल पे बने रहिए, आपको डेली हर सब्जेक्ट का रीजनिंग, मैथ, जीएस, हिंदी सब कुछ यहाँ से आपको मिलेगा, श्री जी ज्ञान सेंटर। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास कल मिलते हैं सेम टाइम।